Hello everyone. Today we will discuss explanation the different classification of public revenue. सार्वजनिक आय के विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या। देखिए, सार्वजनिक आय विभिन्न सोर्सेस से प्राप्त होती है। यही कारण है कि विभिन्न राजस्व शास्त्रियों ने पब्लिक रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन अलग अलग डिफरेंटेड बेसिस पे किया है। प्रमुख विद्वानों द्वारा जो सार्वजनिक आय का वर्गीकरण किया जाता है वो अलग अलग राइटरों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ ने लोक आगम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम पब्लिक और नंबर 2 इनकम फ्रॉम फिजिकल असेट्स। जनता से प्राप्त आय और राजकीय संपत्ति से प्राप्त आय। तो देखिए, जनता से प्राप्त आय में हम उन सभी आय को शामिल करते हैं जो गवर्नमेंट को अपने देश के नागरिकों से प्राप्त होती है, जैसे टैक्स या इनकम टैक्स को शामिल कर सकते हैं इसमें। और जो राजकीय संपत्ति से आय होती है, इसमें राज्य की जो संपत्तियां होती हैं, जैसे जो सरकारी भूमि होती हैं, बागान हैं, खान हैं, तो इनसे जो प्राप्त आय होती है उसको हम इसी में शामिल करते हैं, राजकीय संपत्ति से प्राप्त आय में। विस्तृत अर्थ में सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार एडम स्मिथ ने सार्वजनिक आय को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं प्रोफेसर PhD एडम, इन्होंने सार्वजनिक आय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रत्यक्ष आय, अनुत्पादित आय, प्रत्याशित आय। प्रत्यक्ष आय क्या होती है समझेंगे। देखिए, इसमें सरकार के अधिकार क्षेत्र, लोप उपक्रम, उपहारों, जब्तीकरण तथा क्षतिपूर्ति आदि से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। इस कैटेगरी में वे सभी इनकम भी शामिल होती हैं जो कि गवर्नमेंट को ट्रेन्स, रोड्स, ये जो नेशनल हाईवे होते हैं तथा तार जैसे सरकारी उद्यमों और सरकारी भूमि से प्राप्त होती है। तो इस टाइप की जो इनकम होती हैं वो डायरेक्ट इनकम होती हैं। अब देखेंगे हम अनप्रोडक्टिव इनकम। इसमें पब्लिक से प्राप्त उनका कर या किसी टाइप का चार्ज, पनिशमेंट, पेनल्टी से जो होने वाली आय होती है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। या कह सकते हैं जनता से प्राप्त आय इसी वर्ग में शामिल करते हैं। नेक्स्ट होती है प्रत्याशित आय। इसमें सरकार के विभिन्न प्रकार के साख पत्रों की बिक्री तथा कोषागार विपत्र की आय को शामिल किया जाता है। इसमें सरकारी नोटों या राजकोष पत्रों के जारी होने से वाली जो आय होती है उसको शामिल करते हैं। इसी टाइप से सेलिगमैन ने भी सार्वजनिक आय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उन्होंने सार्वजनिक आय के स्रोत निःशुल्क आय, अनुबंधीय आय और अनिवार्य आय को शामिल किया। निःशुल्क आय ऐसी आय जिसमें उन सभी उपहार और दान को शामिल करते हैं जो सरकार को जनता से बिना मांगे या बिना किसी प्रेशर के प्राप्त होते हैं। इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे प्राप्त कोई ऐड है, मतलब सहायता या अनुदान है, उसको भी इसमें शामिल करते हैं। अनुबंधीय आय ऐसी आय जो सरकार अपनी व्यावसायिक क्रियाओं से प्राप्त करती है, जैसे रेल, डाक व तार विभाग, राजकीय उद्योगों से सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो भी हम अनुबंधीय आय में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अनिवार्य आय ऐसी आय जो सरकार को प्रशासनिक न्याय एवं कर लगाने की शक्तियों के आधार पर प्राप्त होती है। इसका भुगतान जनता की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसमें स्वामित्व के हरण से आय, न्यायिक शक्ति के आधार पर फीस या फाइन या जुर्माने से आय तथा करारोपण और शक्ति के आधार पर फीस कर एवं विशेष कर
निर्धारण से आय को हम इसमें शामिल करते हैं। ऐसे बेस्ट बिल ने इसको क्लासिफिकेशन किया है। बेस्ट बिल ने सार्वजनिक आय को 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट है बड़े परिमंडल की आय, सेकंड सत्ता के कारण आय। जो बड़े परिमंडल की आय होती है, ऐसी आय जो राज्य को एक बड़ा परिमंडल होने के कारण जनता को वस्तुओं और सेवाएं प्रोवाइड करने से होती है। इसमें वह आय भी शामिल करते हैं जो सरकार को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के कारण प्राप्त होती है। अब हम बात करें सत्ता के कारण आय की, तो इसमें इस आय को शामिल किया जाता है जो सरकार को अपनी पॉलिटिकल पावर के कारण जनता से वसूल होती है। इसी टाइप से डाल्टन ने भी सामाजिक आय के स्रोतों का क्लासिफिकेशन करते हुए लोक आगम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में उन्होंने टैक्स को डिवाइड किया है, सेकंड में कीमतें और थर्ड में अन्य लाभ। कर क्या होते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया कि इसमें सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अनिवार्य भुगतानों को शामिल करते हैं। डाल्टन ने कर आगम को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट बे मतलब ए पॉइंट में ले सकते हैं, बे आय, जिन्हें सामान्यतः कर का नाम दिया जाता है। बी टाइप के उपहार या कोई क्षतिपूर्ति जो युद्ध या अन्य कारणों से हर जाने के रूप में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अनिवार्य रूप से किए जाने वाले ऋण। डी पॉइंट अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अर्थदंड। तो डाल्टन ने सामाजिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण करते हुए लोक आगम के 3 पार्ट बताए थे, जिसमें पहला टैक्स था, दूसरा है प्राइस कीमतें। तो देखिए उसमें कीमतों में हम उन इनकम को शामिल करते हैं जो जनता को प्रदान की जाने वाली सर्विस और गुड्स के बदले में प्राप्त होते हैं। डाल्टन ने ऐसी इनकम्स को भी 4 पार्ट में सब कैटेगराइज किया है। ए पार्ट में बताया कि संपत्ति से होने वाली प्राप्तियाँ, जैसे सरकारी भूमि पर काम कर रहे काश्तकारों से प्राप्त किराया या सरकार द्वारा कोई संचालित उद्योग, फीस एवं अन्य पेमेंट जो उन सेवाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हें सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से संपन्न कराती है, जैसे जन्म के समय रजिस्ट्रेशन फीस या डेथ के समय जो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज होती है। डी पॉइंट बताया इन्होंने ऐच्छिक सरकारी ऋणों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ। कुछ अन्य लाभ भी बताए इन्होंने। इसमें सरकार को प्राप्त सार्वजनिक एकाधिकार से प्राप्त आय, विशेष निर्धारणों से होने वाली आय, छापे खाने से आय तथा स्वेच्छा से दिए गए उपहारों को इसमें शामिल करते हैं। इसी टाइप से जे.के. मेहता ने इसको क्लासिफिकेशन किया है। जे.के. मेहता ने इसके 4 पार्ट बताए हैं। फर्स्ट बताया उन्होंने टैक्स, सेकंड फीस, थर्ड बताया उसने महसूल और फोर्थ में इन्होंने पंचमेल आय का जिक्र किया है, जिसमें जुर्माना, उपहार विशेषकर आते हैं। फिंडले सिराज ने भी लोक आगम के 2 पार्ट किए हैं। एक उन्होंने टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्लासिफाइड किया है। टैक्स रिवेन्यू में ऐसे टैक्स आते हैं जो किसी विशेष निर्धारण तथा फीस से प्राप्त इनकम के रूप में होते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू में उन्होंने लोक उद्योगों से आय, रेलवे, डाकतार, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, इनसे होने वाली आय, ऋणों पर ब्याज से आय, सामाजिक सेवाएं जैसे एजुकेशन या हॉस्पिटल से जो फीस प्राप्त होती है, तो इसको उन्होंने नॉन टैक्स रिवेन्यू में शामिल किया। टेलर का वर्गीकरण देखें तो प्रोफेसर फिलिप ई टेलर ने पब्लिक रेवेन्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट में उन्होंने उसको ग्रांट्स में डिवाइड किया, अनुदान तथा उपहार। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम में डिवाइड किया। थर्ड कॉमर्शियल इनकम एंड फोर्थ टैक्स। ग्रांट्स व उपहार ये अनुदान होते हैं। इसमें हम
ऐसी इनकम को इंक्लूड करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होती है और लोकल बॉडी को स्टेट गवर्नमेंट से किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए प्राप्त होती है। ये सहायता राशि प्राप्त करने वाली सरकार के लिए इनकम होती है और उपहारों में जनता द्वारा सरकार को दी गई उस राशि को शामिल करते हैं जो बिना किसी प्रेशर या मांगे सरकार को प्राप्त होती है, बिना दबाव के। ये राशि जनरली युद्ध के टाइम में या कोई नेचुरल डिसास्टर होती है या कोई विशेष राहत कार्य होता है उसके लिए प्राप्त होती है। नेक्स्ट इन्होंने टेलर ने एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम में डिवाइड किया है पब्लिक रेवेन्यू को। तो देखिए इसमें चार्जेस आते हैं, लाइसेंस फीस आती है, पेनल्टी आती है और वह आय जो स्टेट को बिना किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी छेड़े हुए मरे जाने के कारण उसकी असेट से रिसीव होती है। विशेषकर निर्धारण से होने वाली आय को हम इसमें इनकम करते हैं। नेक्स्ट टाइप की होती है कॉमर्शियल इनकम। इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिसीव होने वाली इनकम होती है उसको हम कॉमर्शियल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जैसे सरकारी शाख द्वारा उधार लिए गए धन पर ब्याज, सरकारी स्कूलों में छात्रों से प्राप्त फीस या गवर्नमेंट जो मद्यशालाएँ होती हैं वहाँ शराब की जो कीमतें या फालतू बची युद्ध सामग्री का जो मूल्य है, गवर्नमेंट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइसेस को कॉमर्शियल इनकम में रखते हैं। नेक्स्ट टैक्सेस। इसमें गवर्नमेंट को पब्लिक से प्राप्त असेंशियल पेमेंट शामिल होता है जिसके बदले में भुगतानकर्ता प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं रखता है। तो देखिए इस क्लासिफिकेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि पब्लिक इनकम के विभिन्न सोर्सेस में कोई मेन डिफरेंसेस नहीं है। डाल्टन ने ठीक ही कहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक इनकम के सोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बट उनके बहुत से भेदपूर्णताएँ प्रत्यक्ष नहीं हैं और अन्य स्थानों के वर्गीकरण की खोज स्वयं वर्गीकरण की प्राप्ति से अधिक लाभदायक है। भारत के संदर्भ में लोक आगम के वर्गीकरण को सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में रेवेन्यू के क्लासिफिकेशन से समझा जा सकता है। जो रेवेन्यू होता है इंडिया में वो आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है बजट के अकॉर्डिंग। तो जो टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें रेवेन्यू को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। आय और व्यय पर कर, संपत्ति और पूंजी पर कर, वस्तु और सेवाओं पर कर। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसमें ब्याज की प्राप्ति, लाभांश की प्राप्ति, प्रशासकीय सेवाओं से आय, सामान्य सेवाओं से आय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं से आय आदि को इसमें शामिल करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।